Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10 साइंस का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। आई होप आप सब लोगों ने उसकी अच्छे से रिवीजन भी की होगी। जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें और अगर आपको वो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ उसे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का टॉपिक, वो है हमारा इथेनॉल। वैसे तो कार्बन के सभी कंपाउंड्स हम जानते हैं, ज़्यादातर कंपाउंड्स हमारे लिए इनवैल्यूएबल हैं, बहुत कीमती हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से दो कार्बन कंपाउंड्स हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, जिसमें से एक है आपका इथेनॉल और एक है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को और करते हैं स्टार्ट इथेनॉल। इथेनॉल जो है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, आप लोगों को अभी तक ये सब पता चल गया होगा। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, है ना। ये एक तरीके का क्या है, अल्कोहल है ना। कौन से क्लास ऑफ कंपाउंड्स को ये बिलोंग करता है, अल्कोहल को बिलोंग करता है, ठीक है। इसके अंदर ये OH जो ग्रुप है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है जो अल्कोहल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। आई होप इतना आप सबको प्रीवियस वीडियोस देख के तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो C2H5OH है हमारा इथेनॉल का फॉर्मूला। इन जनरल भी हम इसको अल्कोहल बोल देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर है ना हमारे अल्कोहल के कंपाउंड्स के ग्रुप का, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इन जनरल अल्कोहल भी बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला C2H5OH होता है। अगर हम इसको एक्सपैंड करके लिखें, कहीं कहीं इसको हम लोग एक्सपैंड करके भी लिख देते हैं, जैसे कि CH3CH2OH लिख सकते हैं ना इस तरीके से हम लोग, क्योंकि इसमें भी दो C हैं, 3 H इस C के हो गए, 2 इस C के हो गए और एक OH हो गया, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब इसे हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक होता है इसका प्योर फॉर्म जिसको हम कंसंट्रेटेड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। किसी केमिस्ट्री लैब में कोई भी केमिकल हो, अगर हम उसका प्योर फॉर्म ले रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड, ठीक है। और अगर हम उसको पानी के साथ मिक्स कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड, ठीक है। हम उसे क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड। समझ में आ गई बात। कंसंट्रेटेड इथेनॉल को या प्योर इथेनॉल को हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं। ये आगे टर्म्स आएंगी, इसीलिए आपको पहले से बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं। किसको कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, प्योर इथेनॉल को कहते हैं। और डाइल्यूट अल्कोहल जो होता है हमारा, वो कौन सा होता है, इथेनॉल प्लस वाटर, इसमें हम पानी मिला देते हैं, ठीक है। तो ये लेस हार्मफुल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई। इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 156 केल्विन और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 351 केल्विन, ठीक है। आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, इसमें भी 15 है, इसमें 51 है, उल्टा 5 मिडल में है, तो किसी भी ट्रिक से सही याद रहना चाहिए, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज क्लियर हो गई। और ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जनरली ये हमें लिक्विड के फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर पे। इतनी चीज क्लियर हो गई। ये सिर्फ अभी तक इंट्रोडक्शन था इथेनॉल का। अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। सिंपल सा टॉपिक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए लेकिन अटेंटिव रहिए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है बच्चों। तो अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, इथेनॉल की पहली प्रॉपर्टी बड़ी ही मजेदार है कि इट इज एन एक्टिव
इंग्रेडिएंट ऑफ, किसका ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि जितने भी हमारे एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उसमें तो ये होता ही होता है। ठीक है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स का मतलब जैसे कि आपका बियर, वाइन, विस्की, ये जो शराब होती है ना, उसमें ज़्यादातर एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, इथेनॉल होता है ना। ड्रिंक करना एक सोशल इम्प्रैक्टिस है ना, हमें सोशली ड्रिंक नहीं करना चाहिए और ये एक हार्मफुल भी होती है हमारी हेल्थ के लिए और नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। दूसरी चीज़ है हमारी, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट। ठीक है, इसका ऐसा नहीं है कि सभी में बुराइयां होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, तो इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट। ये एक गुड सॉल्वेंट है। गुड सॉल्वेंट मतलब ज़्यादातर ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें इसके अंदर क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज टू मेक मेडिसिन। ठीक है, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, सो इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन। ठीक है, ये सारी लाइंस आपकी एनसीईआरटी की ही हैं, बट अगर हमें लाइंस को डेप्थ में अगर हमें समझ में आ जाए तो उसको लिखना, लर्न करना बहुत आसान हो जाता है ना। तो इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, सो इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन। किस टाइप की मेडिसिन मैम, जैसे कि अगर हम पहली मेडिसिन कहें, लाइक एन टिंक्चर आयोडीन, दूसरा है आपका कफ सिरप एंड टॉनिक्स। तो मेरे ख्याल कफ सिरप और टॉनिक तो आप ज़्यादातर बच्चे समझ ही गए होंगे। कफ सिरप मतलब खांसी की दवाई, टॉनिक्स भी आप लोग लेते हैं पेट दर्द के लिए या फिर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी है आप टॉनिक्स लेते हैं। ठीक है, कफ सिरप और टॉनिक्स में ज़्यादातर इथेनॉल पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये गुड सॉल्वेंट है। अब ये टिंक्चर आयोडीन क्या होता है मैम, टिंक्चर आयोडीन होता है आपका सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन द मिक्सचर ऑफ, किसके मिक्सचर में, इन द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, यानी इथेनॉल और पानी के मिक्सचर में अगर हम 2-3% आयोडीन डाल देते हैं तो टिंक्चर आयोडीन बन जाता है। ठीक है, पर ये काम किसके आता है, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, जैसे कोई घाव हो जाता है, कोई चोट लग जाती है तो उसके ऊपर लगाने के काम आता है आपका टिंक्चर आयोडीन। तो ये दो प्रॉपर्टीज क्रिस्टल क्लियर हो गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। खुद तो अपने अंदर ये सारी चीज़ों को मिलवा लेता है, ठीक है, लेकिन ये खुद भी पानी के अंदर अच्छे से सॉल्यूबल है, घुल जाता है। ठीक है, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, बहुत अच्छा बच्चा, ठीक है ना, इन ऑल प्रोपोर्शंस, हर प्रोपोर्शन में जाके मिक्स हो जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप स्टार बना लीजिए ये या फिर एक हार्ट बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, इट इज यूज्ड एज अ क्लीनर फ्यूल। ठीक है, फ्यूल की तरह, क्योंकि ये एक क्लीन फ्यूल है। ठीक है, फ्यूल मैम कैसे, देखो क्या होता है, शुगर केन प्लांट होता है। शुगर केन प्लांट मतलब वो प्लांट पौधा नहीं, वो फैक्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे हम शुगर केन यानी गन्ने के रस से, गन्ने के जूस से चीनी बनाते हैं, शुगर क्रिस्टल्स बनाते हैं। इतना आपको पता है। अच्छा, तो जब हम गन्ने का जूस निकालते हैं, जूस तो हो गया सेपरेट, उससे अब आपकी चीनी बनेगी। ठीक है, तो जो मोलेसिस बच जाते हैं, मोलेसिस का मतलब जो रेजिड्यू बच जाता है, उसको हम क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटेशन उसकी हम करवाते हैं। क्या होता है फर्मेंटेशन, ऐसी रिएक्शन जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो। ठीक है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं यूज होती है। तो जब हम मोलेसिस की फर्मेंटेशन करवाते हैं तब हमें मिलता है इथेनॉल। अब ये क्लीनर फ्यूल कैसे हुआ, क्योंकि ये जो इथेनॉल है ये पेट्रोल में एक एडिटिव का काम करता है। क्या किसका काम करता है, एडिटिव का काम करता है। मोस्टली सारी कंट्रीज पेट्रोल में
इथेनॉल को ऐड कर रही हैं। और अब तो हमारी इंडिया में भी यही हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है बर्न होने के बाद, जब व्हीकल्स चलते हैं तो फ्यूल बर्न होता है ना, तो जो बर्न होता है तब इसमें से कोई भी पॉइजनस गैस नहीं निकलती, इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। ठीक है, इसमें जो है कोई भी पॉइजनस गैस नहीं निकलती, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हमने पढ़े थे ना जब हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ाया था। पेट्रोलियम के बर्न से तो ये होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जो कि मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। लेकिन इथेनॉल के बर्निंग से ये बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली आपका फ्यूल है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इट इज यूज्ड एज अ क्लीनर फ्यूल। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं क्यों ये यूज होता है क्लीनर फ्यूल के लिए। बिकॉज it is produced by fermentation of molasses in sugarcane plant and is used as an additive in petrol which gives out only carbon dioxide and water. ठीक है, इसीलिए ये क्लीनर फ्यूल की तरह हमारा यूज होता है। आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट इसमें नहीं है ना, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, मेडिसिन में काम आता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है अल्कोहलिक ड्रिंक का, पानी में घुल जाता है और क्लीनर फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। अब आपको ये आसान लग रही होंगी। अब हम आते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी कह लो, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि लिविंग बींग्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम इसको स्मॉल क्वांटिटीज में ठीक है, इसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं इफेक्ट ऑन लिविंग बींग्स। ठीक है, इट्स इफेक्ट ऑन लिविंग बींग्स, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है कि इट्स कंजप्शन इन स्मॉल क्वांटिटीज। अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी पर्सन इसका कंजप्शन करता है, इसको लेता है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर नशा आ जाता है, उसको नशा हो जाता है ना। तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे इट्स कंजप्शन इन स्मॉल क्वांटिटीज लीड्स टू क्या होगा, ड्रंकेननेस। ठीक है, ड्रंकेननेस मतलब नशा। क्लियर हो गई बात। और इसका अगर इट्स कंजप्शन इन लार्ज क्वांटिटीज, अगर हम लार्ज क्वांटिटीज पे इसकी कंजप्शन लें, इट्स कंजप्शन इन लार्ज क्वांटिटीज लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। कैसे मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स? कैसे बहुत सारी बीमारियां कैसे लग जाती हैं? क्योंकि जब कोई भी पर्सन इसको लार्ज क्वांटिटीज में या लॉन्गर टर्म के लिए इसको यूज करता है, ठीक है, लॉन्गर टर्म कंजप्शन अगर इसकी हो जाती है, तो उसका क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, आपका डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो डिसबैलेंस होने की वजह से फिर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर डिसबैलेंस हो जाए, उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई सेंस ही नहीं रह जाती है, उसको मेंटल कंफ्यूजन होने लग जाती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इस चीज को कि इट्स लॉन्गर कंजप्शन। ठीक है, लॉन्गर कंजप्शन होगा तो क्या होगा, आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो क्या हो जाएंगी, स्लो डाउन। मेटाबॉलिक मतलब जो शरीर के अंदर चल रही है, ठीक है, उससे क्या होगा, स्लोज डाउन द, या आप माइंड मैप की तरह याद रख सकते हैं, फिर इसको आप एग्जाम में अपने आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्लोज डाउन द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारा स्लो डाउन हो गया उस पर्सन का। उसके बाद इसके बाद क्या होगा, आपका डिसबैलेंस हो जाता है क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस
सिस्टम जिसकी वजह से मेंटल कंफ्यूजन होती है, क्या होती है, लीड्स टू मेंटल कंफ्यूजन। ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब उसे करना कुछ चाहता है हो कुछ और जाता है। ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगी तो क्या होगा, क्या होगा, अल्टीमेटली उसको उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई वो ऐसी हरकतें कर देगा जो उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से उसका क्या हो जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाती है। मिसमैनेजमेंट हो जाती है उसके शरीर में, किस चीज़ की, सेंस ऑफ जजमेंट की। ठीक है, यानी कि वो कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पाता। ठीक है, सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग, सेंस ऑफ टाइमिंग उसकी डिसबैलेंस हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि आपका जो है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी हिल जाता है। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन also gets affected। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे इथेनॉल की वजह से हो सकती हैं अगर लार्जर क्वांटिटीज में बहुत टाइम तक हम उसे कंज्यूम करें। समझ में आ गई बात। अगर एब्सोल्यूट अल्कोहल लेते हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, प्योर इथेनॉल होता है ना। अगर हम एब्सोल्यूट अल्कोहल लें तो क्या होगा, क्या होगा, ये तो हमारा डाइल्यूटेड फॉर्म था। ठीक है, द कंजप्शन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल, अगर हम एब्सोल्यूट अल्कोहल लें तो क्या होगा, लीड्स टू डेथ, सीधा डेथ, लीड्स टू डेथ। क्लियर हो गई बात। चलो, ये तो हो गया अब हमारा अल्कोहल के बारे में, इथेनॉल के बारे में। एक और अल्कोहल है हमारा मिथेनॉल, उसका भी एक छोटा सा है ना पोर्शन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, साइड बाय साइड उसे भी कवर कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या है हमारा, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है कि मिथेनॉल जो है उससे भी क्या होती है, डेथ हो जाती है, इवन इन स्मॉलर क्वांटिटीज। ठीक है, स्मॉलर क्वांटिटीज में भी अगर आप लेते हो तो उससे भी डेथ हो जाती है। क्या होता है कि ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, कहाँ ऑक्सीडाइज हो जाता है, लिवर में, क्या बन जाता है, मिथानॉल। ठीक है, मिथानॉल बन गया। तो लिवर में मिथानॉल बनने के बाद ये क्या करता है, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ सेल के साथ रिएक्ट करता है, यानी हमारे शरीर जिस सेल से बने हुए हैं, ठीक है, हमारा जो शरीर जो बना हुआ है सेल से, उनके कंपोनेंट्स के साथ वो रिएक्ट करता है, उनको कोअगुलेट करता है, मतलब उनको क्या कर देता है, सिकोड़ देता है। ठीक है, देयर बाय कोअगुलेटिंग द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, सेल को क्या कर देता है, सिकोड़ देता है। ठीक है, और क्या कर देता है, और क्या कर देता है, ये आपके अफेक्ट करता है ऑप्टिक नर्व को, अफेक्ट्स द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या होती है, हमारे ब्रेन में एक नर्व होती है ना, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन ये बता पाता है हाँ आपने ये चीज देखी है, हमारे आईज के साथ उसका लिंक होता है। तो अफेक्ट्स द ऑप्टिक नर्व विच कॉजेज ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये सिर्फ मिथेनॉल के बारे में एक छोटा सा टॉपिक, आपका छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है। आई होप ये आपको मिथेनॉल भी क्लियर हो गया होगा कि इसका, इथेनॉल तो स्मॉलर क्वांटिटी में लेंगे तो क्या होगा, सिर्फ नशा होगा। ठीक है, मेंटल कंफ्यूजन होगी, डिसबैलेंस हो जाएगा। लेकिन मिथेनॉल से डायरेक्ट डेथ है या फिर आपकी ब्लाइंडनेस हो सकती है, क्योंकि ये लिवर में जाके मिथेनॉल बनाता है ऑक्सीडाइज होकर और हमारे सेल्स को सिकोड़ देता है। समझ में आ गई बेटे बात। तो ये हो गई आपकी कुछ प्रॉपर्टीज, है ना, एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन लिविंग बींग्स। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, आपके कोर्स में 2 रिएक्शंस हैं सिर्फ। ठीक है, तो जल्दी से आइए उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए, रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शंस किसके साथ, किसके साथ, पहली रिएक्शन है विद सोडियम। सोडियम क्या है, हमारा एक मेटल है, इतना आपको पता है,
चलिए आइए करते हैं उसकी रिएक्शन, है ना। हमने लिखा इथेनॉल, ये हो गया हमारा इथेनॉल, है ना। साइड बाय साइड लिखते जाइए नीचे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। हमने सोडियम डाला, क्या होगा, सोडियम को भी एक इलेक्ट्रॉन का लूज करना होता है ना, तो वो H की जगह ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे C2H5OH की जगह ONA हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और हमारी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इसको हम कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम भी आ गया, इथ भी आ गया, ऑक्साइड भी आ गया। सिंपल है। हाइड्रोजन जो है सिर्फ H के फॉर्म में स्टेबल नहीं है ना, वो H2 के फॉर्म में ही निकलता है एनवायरनमेंट में, H2 गैस के फॉर्म में। तो 2 H निकालने हैं तो यानी कि 2 इथेनॉल लेने पड़ेंगे, है ना, 2 ही सोडियम लगाने पड़ेंगे और 2 ही हमारे इथॉक्साइड निकलेंगे। इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। आई होप आप लोगों को आती होगी, नहीं भी आएगी तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन भी सीखेंगे। ठीक है, आने वाले कुछ सेशंस में। ये हो गया हमारा सोडियम के साथ रिएक्शन, जिसके अंदर मेन आपको ये चीज याद रखनी है, इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। इवॉल्व्स कौन सी गैस निकलती है बच्चों, इथेनॉल की। अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो निकलती है हाइड्रोजन गैस। सिंपल सिंपल। अब अगला लास्ट हमारा रिएक्शन है, लास्ट ही हमारा टॉपिक है आज के सेशन का, तो जल्दी से आइए कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इट गिव्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब अनसैचुरेटेड का मतलब पता है ना आप लोगों को, अनसैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे तो इथेनॉल तो क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड है। कैसे देगा, मान लीजिए अब हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको समझ आना चाहिए इसलिए मैंने इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा है। अब मैंने इसको हीट करवाया 443 केल्विन पे। इसको स्टार कर लीजिए क्योंकि ये टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए। 443 केल्विन टेम्परेचर पे हमने इसको हीट करवाया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। इसका क्या रोल है अभी बताऊंगी। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हमने इसको सिर्फ हीट करा। हीट करने के बाद क्या होगा, इसमें से पानी का मॉलिक्यूल हट जाएगा, पानी का मॉलिक्यूल हट जाएगा। पानी क्या होता है हमारा, वाटर H2O, यानी कि H2O के लिए एक OH तो हमने यहाँ से ले लिया भाई, और एक H हम यहाँ से ले लेंगे। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, और मैं यहाँ से एक OH हटा देती हूँ, यहाँ एक बच गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक H उड़ा देती हूँ, तो यहाँ बच गया, तो ये क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, CH2 ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये आ गया आपका इथीन आ गया, विच इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। और जो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है ये आपका, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब कि ये पानी को इसमें से निकालने के काम आता है। इथेनॉल में से जो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी को निकाल रहा है, रिमूव कर रहा है, वो ये ही कर रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। व्हाई इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बिकॉज इट इज रिमूविंग वाटर फ्रॉम इथेनॉल। सिंपल सी बात है, जो देख रहे हो वो लिखो, इट इज रिमूविंग वाटर फ्रॉम इथेनॉल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये दोनों रिएक्शंस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक टॉपिक और है डीनेचर्ड अल्कोहल, है ना। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है कि अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज में लिखें कि इट इज यूज्ड एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। ठीक है, यूज भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डीनेचर्ड अल्कोहल का एक छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट्स का। ठीक है, यूज कि इथेनॉल इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, मतलब इंडस्ट्रीज में ये काम आता है।
तो वहाँ पे इसका मिसयूज ना हो, वहाँ के वर्कर्स इसे ना कंज्यूम करें, तो इथेनॉल में हम थोड़ा सा जहर मिला देते हैं, ठीक है, थोड़े से जहरीले पदार्थ, पॉइजनस सब्सटेंस मिला देते हैं, जो कि है मिथेनॉल, ठीक है, ये पॉइजनस सब्सटेंस है हमारा मिथेनॉल, ठीक है। प्लस हम डाई मिला देते हैं, जो कि इसको क्या दे देता है, ब्लू कलर दे देता है, क्या दे देता है, हमारा ब्लू कलर्ड एल्कोहल आ जाता है हमारे पास, सिर्फ कलर देने के लिए डाई, ठीक है। तो जो ये एल्कोहल आया है इसे हम कहते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल। क्या कहते हैं बच्चों, डीनेचर्ड एल्कोहल। तो अगर एग्जाम में आएगा कि डीनेचर्ड एल्कोहल क्या होता है, डीनेचर्ड एल्कोहल इज द एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मिथेनॉल एंड डाई इन द इथेनॉल, ठीक है, तो टू गिव इट अ ब्लू कलर, है ना, एंड मेकिंग इट अनफिट फॉर कंजप्शन, इट इज कॉल्ड एज डीनेचर्ड एल्कोहल। अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। डीनेचर्ड एल्कोहल क्या होता है, it is an alcohol prepared by mixing methanol and dye into it, which gives it a blue color for identification and makes it unfit for consumption, मतलब कि अब हम उसे नहीं पी सकते क्योंकि वो जहरीला बन चुका है। आई होप ये डीनेचर्ड एल्कोहल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस मिथेनॉल और डाई बनाना, उसके अंदर मिक्स करना है ताकि वो अनफिट हो जाए, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, और उसको वो लिविंग बींग को कैसे अफेक्ट करता है, और उसके यूज, उसके रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। अगर आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में इथेनोइक एसिड के साथ। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके आना। तो चलिए बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।